सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पहुंची वहीं पे हाक जहां का खमीर था। फाइनली अमेंडमेंट 26 अमेंडमेंट ऑल डन। 20 और 21 की दरमियानी रात, बल्कि 20 और 21 के दोनों दिन अमेंडमेंट के नाम हुए। और क्योंकि 20 को सेनेट ने अपनी मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट को पास किया और फिर 21 को प्रोसेस रात को शुरू हुआ और सुबह तक चलता रहा। 4:30 बजे तक तो मैं लाइव देखता रहा। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मेरी भी बस हुई और लेकिन सुबह 8:30 बजे जब प्रेसिडेंट साहब ने उसको साइन किया, मैं फिर फ़ौरन उठ के मैंने देखा पूरा। तो अब इसके सारी क्लॉजेस जो हैं, आल्दो के मुसवदा आउट होना बहुत मुश्किल था, बट मेरे भी कुछ दोस्त हैं, कुछ बीच के लोग हैं जिन्होंने मुझे कुछ क्लॉजेस डिस्कशन के लिए दी और वो हमने स्टडी की, पढ़ी। इसमें बहुत चर्चा हो चुका है और बहुत कुछ आप लोग सुन चुके हैं। कुछ लोग इस पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं और किसी के घर में खुशियाँ नाचें, किसी के घर में गमियाँ हैं। मैं इस डिटेल में अब नहीं जाना चाहता हूँ कि अच्छा हुआ बुरा हुआ। मैं किसी की दिल आज़ारी या किसी के मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। मेरी एक पॉइंट बड़ा इसमें जो मुझे पॉजिटिव जो नज़र आ रहा है, और अल्लाह करे वो पॉजिटिव हो, जो एक साइन ऑफ स्टेबिलिटी है, वो मुझे नज़र आ रहा है इस सारे प्रोसेस में। और वैसे भी अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम बैठे हैं और 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है तो उस चीज़ को हमें पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए और अल्लाह करे कि वो चीज़ मुल्क के लिए पॉजिटिव साबित हो। मैंने जहाँ बाकी चीज़ें सारी स्टडी की हैं, हाँ, बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशन ये है कि चीफ जस्टिस साहब की सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर जा रहा है या हुकूमत के अंडर जा रहा है। पहली बात ये मैं वाज़िया करता जाऊं कि ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं जा रहा, ये एक कमेटी के अंदर जा रहा है और वो 12 रुकनी कमेटी, जिसमें 8 कौमी असम्बली के रुकन होंगे और 4 सेनेट से होंगे और वो ऑल पार्टीज रुकन होंगे। और अभी जो कमेटी बनी है उसमें पीटीआई भी उस कमेटी का हिस्सा है। तो ये एक ऑल पार्टी शो बनने जा रहा है और उसमें मैं आपसे एक बात बड़ा वाज़िया करता जाऊं। देखें, एक स्टेट जो होती है ना, कुछ लोग, मेरी एक डिस्कशन हो रही थी, मैं अनबायस्ड होकर मैंने बात की कि किसी ने कहा जी कि हुकूमत क्यों सिलेक्ट करेगी जज को। भाई, हुकूमत नहीं करेगी तो कौन करेगा? अब अगर आर्मी चीफ का सिलेक्शन का होता है तो वो एक 5 का पैनल जाता है और उसमें प्राइम मिनिस्टर उनमें से एक को सिलेक्ट करते हैं। एयर चीफ की सिलेक्शन है, एक इदारा है, आर्मी एक इदारा है, एयरफोर्स एक इदारा है, नेवी एक इदारा है। एयरफोर्स के चीफ की सिलेक्शन है, पैनल जाता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली किसी फर्द वाहिद का नाम नहीं है, वो एक उस इदारे का हेड है जिसको अवाम ने वोट दे के चुना है, इसलिए उनके पास इख्तियारात हैं। अब उसके बाद कोई डीजी सिविल एविएशन बनना है तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको सिलेक्ट करना है। आपका ओजीडीसी का चेयरमैन बनना है, आपका पीएसओ का, हर इदारे का चेयरमैन जो है वो हेड ऑफ द स्टेट ने सिलेक्ट करना है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पाकिस्तान की हदूद से बाहर है? वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है कि उस इदारे का हेड जो है वो कैबिनेट या पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं चूज कर सकता? ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह बाकी इदारों का पैनल आता है, इसी तरह इस अमेंडमेंट के तहत उनका एक पैनल आएगा। उस पैनल को एक कमेटी जो है 12 रुकनी वो चूज करेगी और वो चीफ जस्टिस और वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल होगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से उठकर कोई 3 नाम आ जाएंगे या वो किसी और वजारत खारजा से 3 नाम आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, उन्हीं में से एक ने चुनना है। कोई बाहर से कोई बला नहीं कोद पड़नी, वही प्रोसेस है, वही सब कुछ है, बस सिर्फ ये हो गया। अब मैं एक बात आपको यहाँ
मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो में जो जिन लोगों को इस 26 अमेंडमेंट की खासी तकलीफ हुई है, उन्होंने इसके नीचे काफ़ी नेगेटिव कमेंट करना है। बात जो कल्चर एक हमारे यहाँ डेवलप हो गया कि कंटेंट पे बात करने की बजाय या उसमें क्वेश्चन या क्यूरी रेज करने की बजाय हम फौरन गाली गलौज पे उतरते हैं। मैं एक बात उस ब्रिगेड से पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि आज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक फ़ौज के इदारे की मैं मिसाल देता हूँ, क्योंकि मेरा इदारा साबका वही है कि अगर मुझे आज पता हो 15 साल बाद ये जो कर्नल साहब हैं इसने आर्मी चीफ बनना है, उसका तो आज से ही प्रोटोकॉल जो है वो आर्मी चीफ का शुरू हो जाएगा। इवन प्रेजेंट आर्मी चीफ उस बंदे को रिस्पेक्ट देनी शुरू हो जाएगा कि इसने 15 साल बाद चीफ बनना है। उसका सारा हायरार्की उसके इर्द गिर्द वो अपनी मूव करनी शुरू हो जाएगा कि मैंने 15 साल बाद चीफ बनना है। मैं एक को पता है मैं 12 साल बाद बनना है, एक को पता है मैंने 8 साल बाद बनना है, एक को पता है मैंने 6 साल बनना है, 2 साल बाद बनना है। ये काम सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था कि सीनियरिटी वाइज जजेस को सबको पता था कि किसने कब चीफ जस्टिस बनना है। अब कौन उस सिस्टम को मूव करेगा, कौन उस सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करेगा, कौन उस बंदे के साथ अगेंस्ट कोई कमेंट देगा, कोई उसका जूनियर जज जिसको पता हो कि 4 साल बाद इस बंदे ने चीफ जस्टिस बनना है। तो ये भाई एक पूरे सिस्टम का फेलियर था। ये इफ्तिखार चौधरी साहब जो नाहल हुए थे, उसके बाद जिस तरह एक कंपेन के जरिए उनको बहाल किया गया था, ये तोहफा वो देके गए थे और ये पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए वो ये तोहफा देके गए थे। और उसके बाद हमने इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स होते देखा, एक जमूद का शिकार हो गया, एक पैरेलल एक गवर्नमेंट खड़ी कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की सूरत में फेडरल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के अगेंस्ट। जो डिसीजन इधर से पार्लियामेंट दे रही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सो मोटो करके नल एंड वाइड कर रहा है। आपने गवर्नमेंट को चलने ही नहीं देना, आपने सिर्फ हर वक्त अपनी रिट कायम करनी है कि आई एम दी अथॉरिटी। तो बेसिकली अब जो पॉजिटिविटी मुझे नजर आई है वो मुझे नजर आई है एक स्टेबिलिटी की सूरत में, एक साया ऑफ रिलीफ की सूरत में। मुझे हर चीज वो डस्ट तूफान के बाद जो एक डस्ट सेटल होती नजर आ रही होती है, मुझे वो नजर आ रही है। मुझे इकोनॉमी आगे चलती नजर आ रही है, मुझे इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे चाइना का सी पैक अब चलता हुआ नजर आ रहा है, मुझे बलूचिस्तान में गवादर में स्टेबिलिटी नजर आ रही है, मुझे KPK में डेवलपमेंट नजर आ रही है। अब आपको मुल्क की इकोनॉमी का पहिया चलता हुआ नजर आएगा। लोग अपने पैसे अब बैंकों से जो सूद की सूरत में उन्होंने डाले हुए हैं वो अब निकाल के वो इकोनॉमी की मद में लगाते मुझे नजर आ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज राइज कर रहा है। इस सारी गेम में आपको मैं वीडियो के एंड पे बहुत सारे लोगों की राय होगी कि पॉलिटिकली किसने हाई स्कोर किया, पॉलिटिकली किसने लो स्कोर किया, हु प्लेड कार्ड्स बेटर। कुछ लोग बिलावल साहब की तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग किसी की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ मैं जो डिफर कर रहा हूँ कुछ लोगों से, कुछ लोग मौलाना फजल रहमान साहब की पॉलिटिकल विजन की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि जी उन्होंने PTI को ऐसा धोबी झटका दिया कि PTI को समझ नहीं आई। मैं ये समझता हूँ कि आई गिव दिस क्रेडिट टू PTI कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया। मैं इसमें ज़ाती तौर पे, ये मेरी ज़ाती राय कि मौलाना साहब का फेलियर कंसिडर करता हूँ। मौलाना साहब ने डबल गेम खेली। मौलाना साहब ने PTI को इल्यूजन में रखा, डिल्यूजन में रखा। मैं आपको ये बात वसूख से कह रहा हूँ, मैं लाइव तकरीर मौलाना साहब की सुन रहा था जिस दिन पार्लियामेंट में उन्होंने की है। मुझे पहले 10 मिनट तक मौलाना साहब की स्पीच में समझ नहीं आ रही थी कि मौलाना साहब अमेंडमेंट के हक में बोल रहे हैं कि खिलाफ बोल रहे हैं। लोग इसको पॉलिटिकली बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये एक मुनाफकत है और मैं हमेशा से इस मुनाफकत का मुखालिफ रहा हूँ। मौलाना साहब को अपनी अब सियासत जो है, जिसको वो सियासत कहते हैं, आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि उनको बड़ी क्लैरिटी से किसी एक साइड पे हो जाना चाहिए। हर वक्त हवा के रुख चलना ठीक नहीं होता, हर वक्त अपने मुफाद की लिए लड़ना ठीक नहीं होता, हर वक्त हर सियासी गेम में अपना फ़ायदा ढूंढना ठीक नहीं होता,
हर सियासी गेम में डबल गेम खेलना, दोनों विकेटों पे खेलना ठीक नहीं होता। तो मैं बहुत छोटा हूँ उम्र में उनसे, वो बहुत मैच्योर हैं। मैंने इनके वालिद साहब की भी, मुफ्ती महमूद साहब बहुत विजनरी आदमी थे, मेरे वो आइडियल थे। जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी में हमेशा एक विकेट पे स्टैंड लिया है और एक मौक़िफ़ पे वो कंसिस्टेंट रहे हैं। मेरी ज़्यादा नहीं, मेरी इनसे ये इल्तमास है कि कम से कम अपने वालिद साहब की तरह वो एक विकेट पे खेलें, एक स्टैंड लें। दुश्मन को पता हो कि ये हमारा दुश्मन है और दोस्त को पता हो कि मौलाना साहब हमारे दोस्त हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो में इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।